क्या चेतना का मतलब सिर्फ उजाला होता है या कभी-कभी इंसान के अंदर का वो अंधेरा भी जाग जाता है जिसे दबाना ही बेहतर था। नृपेंद्र राय ने अपनी बेटी को शिकारी बनाना चाहा ताकि वो दुनिया का सामना कर सके, पर वो भूल गए थे कि जिसे आप मारना सिखाते हैं वो एक दिन आपको ही अपना शिकार बना सकता है। ये कहानी एक ऐसी चेतना की है जो इंसानियत की नहीं बल्कि बर्बरता की नींव पर खड़ी थी। तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तां के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पेश है आज की विशेष प्रस्तुति उन्मेष। बड़ी सड़क के मोड़ के पास अचानक एक भारी शोर शराबा उठ खड़ा हुआ। कुछ लोग हड़बड़ाहट में अपने घरों से निकलकर सीधे सड़क पर आ गए और कुछ लोग सड़क के दोनों किनारों पर बिल्कुल वैसे ही कतार बांधकर खड़े हो गए जिससे वे किसी बड़े जुलूस के गुजरने के वक्त खड़े होते थे। जो लोग सड़क पर नहीं उतरे थे वे भी अपने घरों के छज्जों और बरामदों से बगलों की तरह अपनी लंबी गर्दनें बाहर निकालकर बड़ी बेताबी से नीचे झांक रहे थे। ये सारा हंगामा किसी खास वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां से नृपेंद्र राय गुजर रहे थे। आखिर ये नृपेंद्र राय कौन थे? वे ना तो देश के कोई बहुत बड़े और माने हुए नेता थे, न ही किसी रियासत के कोई राजा या महाराजा थे, और ना ही सिनेमा के पर्दे के कोई मशहूर और चहेते कलाकार थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी आश्रम या धर्म खाते में कोई बहुत बड़ी रकम या भारी चंदा भी दान नहीं किया था। फिर भी उस पूरे इलाके के लोगों के दिलों में उनके बारे में जानने और उन्हें देखने की एक बहुत ही अजीब और गहरी दीवानगी छाई रहती थी। लोगों की उस भारी बेताबी और उत्सुकता का असली कारण तब खुलकर सामने आ गया जब नृपेंद्र राय अचानक सड़क का वो आखिरी मोड़ मुड़कर बिल्कुल लोगों के सामने आ पहुंचे। उनका कद करीब 6 फुट के आसपास का था और वो एक बहुत ही लंबे चौड़े इंसान थे। उनके सिर पर घुंघराले और घने बालों की एक बहुत ही भारी और उलझी हुई परत जमी थी जो अक्सर बेतरतीब ही रहती थी। उनके उस लंबे से चेहरे की बाहर निकली हुई और सख्त हड्डियों को देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने बरसों तक बहुत भारी कसरतें की हों और दिन रात मुकद्दर घुमाए हों। उनका चौड़ा और फौलादी सीना किसी मजबूत ढाल की तरह तना हुआ था। उनके वे लंबे और गठीले हाथ घुटनों तक झूलते थे और उन हाथों को देखकर किसी को भी महाबाहु या फौलादी बाहों के अलावा कोई और नाम सूझ ही नहीं सकता था। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह बहुत बड़ी और फैली हुई थीं और उन आंखों का रंग हमेशा पलास के फूलों की तरह बिल्कुल सुर्ख और लाल ही रहता था। उन्होंने अपने बदन पर शिकारियों वाली एक सख्त पतलून पहन रखी थी और उनके चौड़े कंधों पर 2-2 भारी बंदूकें लटक रही थीं। उन खौफनाक और भारी बंदूकों ने उस खतरनाक इंसान के खौफ को कई गुना और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और उनका रूप किसी को भी डरा देने वाला लग रहा था। लेकिन आज सड़क पर वे अकेले नहीं चल रहे थे। उनके ठीक साथ एक नौजवान लड़की भी कदम मिलाकर चल रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी बेटी थी और लोगों की नजरों में उस लड़की की अपनी एक अलग कशिश और आकर्षण भी कुछ कम नहीं था। वो करीब 12 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। उसके छोटे कटे हुए रूखे बाल धूल और मिट्टी से पूरी तरह सने हुए थे। उसने खाकी रंग की सलवार के ऊपर उसी खाकी रंग की एक कमीज पहन रखी थी। उस मासूम सी लड़की के गले में कारतूसों की एक भारी माला लटक रही थी। बात सिर्फ उन कारतूसों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि उसके गले में एक और भी खौफनाक माला झूल रही थी। उस दूसरी माला में खून से लथपथ करीब 5 तीतर और चीना बत्तखों का एक जोड़ा बंधा हुआ लटक रहा था। उन मरे हुए परिंदों का ताजा खून उस बच्ची की कमीज पर जगह जगह लगा हुआ था। खून के उन गहरे धब्बों के बीच वो बच्ची किसी क्रोधित भैरवी की डरावनी मूरत जैसी लग रही थी। उस पूरे नजारे को सिर्फ डरावना कह देना बहुत ही छोटी बात होगी। सच पूछा जाए तो वो भयानक दृश्य किसी पिशाच के खौफनाक रूप जैसा लग रहा था। उसी भीड़ के बीच खड़े किसी आदमी ने ताना मारते हुए एक तीखी बात कह डाली। उसने कहा कि जरा इनकी इस खौफनाक हरकत को तो देखो, न जाने ये जल्लाद इंसान इस मासूम बच्ची को क्या बनाने की जिद ठान कर बैठा है। उसी की बात में हामी भरते हुए एक दूसरे आदमी ने कहा कि यह आदमी तो पूरी तरह से इंसानियत भूल चुका है। तभी किसी तीसरे शख्स ने बड़े ही चटकारे लेते हुए इस बात को और भी ज्यादा कुरेद दिया। उसने कहा कि तुम लोग बिल्कुल सच कह रहे हो, ये शख्स किसी भी तरह से कोई इंसान नहीं हो सकता। ये तो सचमुच कोई आदमखोर राक्षस है। लोगों की वे तीखी और चुभने वाली बातें उन बाप बेटी के कानों तक पहुंची या नहीं, ये बता पाना बहुत मुश्किल था। अगर नृपेंद्र राय ने वे ताने सुन भी लिए थे तो भी उन्होंने उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया।
असल में अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी दुनिया वालों की बातों की कोई परवाह की ही नहीं थी। दोपहर के उस चढ़ते हुए सूरज की तेज और चुभती हुई धूप में वे दोनों बाप बेटी बिल्कुल सीधे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। उन दोनों ने ही अपने पैरों में शिकारियों वाले भारी और मजबूत जूते पहन रखे थे। वे लोग काफी दूर निकल गए थे और बस उनके उन भारी जूतों की चरमराती हुई आवाज ही खामोशी को चीर रही थी। नृपेन राय की वो पुरानी हवेली शहर के बिल्कुल एक किनारे पर जाकर आबाद थी। उस घर के ठीक सामने एक बीघे के आकार का बगीचा भी बना हुआ था। उस बगीचे में गंधराज और मैग्नोलिया का एक एक पौधा और हरसिंगार के 2 बड़े पेड़ लगे हुए थे। उसी बगीचे के किनारे पर आम का एक बहुत ही पुराना और भारी भरकम पेड़ भी खड़ा था। उम्र बीत जाने की वजह से आजकल उस पेड़ पर आम के फल बिल्कुल नहीं लगते थे। बसंत की मीठी और ठंडी हवाओं में उस पर कुछ कमजोर से बौर जरूर खिलाते थे, पर वे भी अपनी कमजोरी के चलते जल्दी ही टूटकर जमीन पर बिखर जाते थे। उस बगीचे की एक तरफ केतकी की एक बहुत ही घनी और कांटेदार झाड़ी भी उगी हुई थी। घर की दीवारों से सटी हुई केतकी की ऐसी झाड़ी किसी भी आम गृहस्थ इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। कहते हैं कि बरसात के दिनों में जब उस पर खुशबूदार फूल खिलते हैं तो उसकी उस पागल कर देने वाली महक को सूंघकर वहां जहरीले सांपों का आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन नृपेन राय के मन में ऐसी किसी भी पुरानी सोच या वहम के लिए कोई जगह नहीं थी। इस सब के अलावा उस बगीचे की सबसे बड़ी और खास बात वहां बहुत ही जतन से लगाए गए अलग अलग तरह के कैक्टस के पौधे थे। कांटेदार पौधों की उन अनजानी नस्लों को पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से खोजकर वहां लाया गया था। उनमें से ज्यादातर पौधे बहुत ही नुकीले और तेज कांटों से भरे हुए थे, पर उन पर बहुत ही अजीब और रंग बिरंगे फूल भी खिलते थे। खतरनाक जानवरों का शिकार करना और अपने उन कांटेदार कैक्टस के पौधों की देखभाल करना ही नृपेन राय की जिंदगी के 2 सबसे बड़े और खास शौक थे। वो हवेली काफी बड़ी थी, लेकिन अब उसकी पुरानी रौनक पूरी तरह उजड़ चुकी थी। उनके पिता मरते वक्त अपने पीछे करीब 50,000 रुपए नकद और चाय बागानों के बहुत सारे शेयर छोड़ गए थे। 50,000 की वो भारी रकम आज के हिसाब से करोड़ों रुपयों की जागीर बैठती थी। नृपेन राय ने कुछ ही सालों में उन सारे रुपयों को पानी की तरह उड़ा दिया था। अब उनके घर का खर्चा उन चाय बागानों से शेयर से आने वाली बंधी हुई पगार से ही चलता था। वैसे वो पगार भी कोई छोटी मोटी रकम बिल्कुल नहीं थी। ये बात सच थी कि अब वे पहले की तरह दोनों हाथों से बेहिसाब पैसा नहीं लुटा सकते थे, लेकिन अपने उन महंगे और नवाबी शौकों को पूरा करने में उन्हें कोई खास रुकावट नहीं आती थी। उनके उन बचे खुचे पैसों की ये भारी बर्बादी घने जंगलों में शिकार खेलने और विलायती शराब के गहरे नशे में ही उड़ जाया करती थी। उस सूनी और डरावनी सी हवेली में बस नृपेन राय और उनकी मासूम बेटी गौरी ही अपनी जिंदगी काट रहे थे। उनके पास अपने पिता के जमाने का एक बहुत ही बूढ़ा और वफादार नौकर भी हुआ करता था। उस बेचारे बूढ़े की आंखों में जाला पड़ चुका था और उसे कानों से भी बहुत कम सुनाई पड़ता था, लेकिन फिर भी इस पूरे घर की देखभाल और साफ सफाई का भारी भरकम बोझ उसी के कमजोर कंधों पर लदा हुआ था। जब गौरी महज 2 साल की एक छोटी और नासमझ बच्ची थी, ठीक उसी वक्त नृपेन राय की बीवी ने अपने पति की 38 बोर वाली भारी रिवॉल्वर से खुद अपनी जान ले ली थी। उस खौफनाक और मनहूस दिन के गुजर जाने के बाद से ही नृपेन राय औरतों की तरफ से पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी अपना घर बसाने की बात नहीं सोची, क्योंकि उन्हें औरत जात के नाम से ही सख्त नफरत हो चुकी थी। उन्होंने अपने उन भारी जूतों के साथ बाहर वाले कमरे में कदम रखा और अपने चौड़े कंधों से उतारकर वे दोनों भारी बंदूकें एक मुलायम सोफे पर रख दीं। फिर वे बिना कोई परवाह किए अपने उन भारी जूतों समेत ही एक बड़े से काउच पर पूरी तरह निढाल होकर गिर पड़े। गौरी अभी भी मरे हुए उन मासूम परिंदों और कारतूसों की वो भयानक माला अपने गले में लटकाए उनके ठीक सामने चुपचाप और खामोश खड़ी थी। उसके उस बेजान चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो।
और वो बस किसी मशीन की तरह अपने पिता के अगले हुक्म का इंतजार कर रही हो। तभी नृपेन राय ने अपनी भारी और कड़कती हुई आवाज में हुक्म दिया कि गौरी, जरा बिजली का पंखा तो चालू कर दे और अपने गले से इन सारी मनहूस चीजों को फौरन उतारकर नीचे जमीन पर रख दे। गौरी ने बिना कोई सवाल किए फौरन उनके उस खौफनाक हुक्म का पालन किया और सारी चीजें उतार दीं। फिर नृपेन राय ने उसे अपने पास पुकारते हुए कहा कि अब यहां आकर खामोशी से मेरे पास बैठ जा। उन्होंने अपनी उस भारी और खुरदरी आवाज में प्यार और दुलार की एक बहुत ही मीठी सी चाशनी घोलने की पूरी कोशिश की थी। उनकी उस आवाज में सचमुच कोई प्यार छिपा था या नहीं, ये समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन गौरी के उस सहमे हुए दिल को उससे एक बहुत ही गहरा सुकून महसूस हुआ था। वो चुपचाप कोने से एक लकड़ी का स्टूल खींचकर लाई और बिना कोई आवाज की अपने पिता के पास बैठ गई। नृपेन राय ने एक बार फिर उसी लाड़ भरे लहजे में अपनी बेटी से पूछा कि आज जंगलों में तुझे बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है ना? गौरी ने बहुत ही धीमी और सहमी हुई आवाज में बस इतना ही जवाब दिया कि हाँ बाबा। उस छोटी बच्ची ने बहुत ही धीमी और थकी हुई आवाज में अपनी हामी भरी थी। इतने वक्त के बाद जाकर कहीं उस मासूम बच्ची का चेहरा और उसके मन के भाव कुछ साफ तौर पर नजर आने लगे थे। एक नजर देखने पर वो बच्ची किसी अपशकुन या मनहूसियत की जीती जागती मूरत जैसी लग रही थी। उसके रूखे और बेतरतीब कटे हुए बालों के बीच उसका वो शांत और बहुत ही कोमल सा चेहरा छिपा हुआ था। उसकी गहरी काली आंखों की पुतलियों में एक बहुत ही दर्द भरा और सहमा हुआ सा खौफ तैर रहा था। बाहर से उसने शिकारियों वाले जो सख्त और खौफनाक कपड़े पहन रखे थे, उसका मन और उसका चेहरा उन कपड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। अगर कोई उसे थोड़ा और गौर से देखता तो उसे ये साफ नजर आता कि उस बच्ची के चेहरे पर कोई भी भाव पूरी तरह से उभर कर नहीं आ रहा था। उसका चेहरा किसी बेजान मूरत की तरह बिल्कुल खाली और सुन्न सा था। उसके भीतर का डर और उसके सारे दुख बिल्कुल किसी जानवर की तरह एक कुदरती और खामोश शक्ल में सिमटे हुए थे। अगर कोई भी काबिल डॉक्टर उसे एक बार देख लेता तो वो पहली ही नज़र में ये बता देता कि ये बच्ची दिमाग से थोड़ी कमज़ोर और नासमझ है। उस मासूम की वो नादान और बच्चों जैसी सोच हमेशा के लिए एक धुंधले कोहरे में ही लिपटी रहने वाली थी। वो कभी भी दुनिया के तजुर्बों और समझदारी की उस पक्की और मजबूत शक्ल में ढलने वाली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसके पिता ने कभी उसका कोई इलाज नहीं करवाया था। शुरुआत में एक बार उसे किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया भी गया था। उस बच्ची की पूरी तरह जांच करने के बाद उस डॉक्टर ने बस बड़ी ही मायूसी से कई बार अपना सिर हिलाया था। फिर उसने नृपेन राय की तरफ एक बहुत ही गहरी और नफरत भरी नजर डाली और बड़े ही तल्ख लहजे में एक सीधी बात कह दी थी। उसने कहा था कि ये बच्ची सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही किए हुए किसी भारी पाप का फल भुगत रही है और दुनिया में इसकी इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। ये चुभती हुई बात सुनकर नृपेन राय ने भड़कते हुए पूछा था कि तुम्हारे कहने का आखिर क्या मतलब है? वो डॉक्टर भी किसी से डरने वाला नहीं था। उसने बहुत ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया था। उस डॉक्टर के चेहरे पर नृपेन राय के लिए एक गहरी नफरत साफ छलक रही थी। उसने कहा था कि तुम अब भी मुझसे इसका मतलब पूछना चाहते हो। असल बात तो ये है कि इस बच्ची के पैदा होने से पहले ही तुमने अपनी करतूतों से इसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया था। उसने आगे कहा कि आज तुम जो इसके भले के लिए ये सब झूठा नाटक कर रहे हो, वो सब बिल्कुल बेकार है। ये बात सुनते ही नृपेन राय झटके से अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए थे। उनके चेहरे की बाहर निकली हुई सख्त हड्डियां और उनसे जुड़ी हुई सारी नसें और मांसपेशियां किसी पत्थर की तरह बिल्कुल सुन्न और तन गई थीं। उन्होंने अपने मजबूत और फौलादी पंजों से उस कुर्सी के हत्थे को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ लिया था। उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में डॉक्टर को डराते हुए पूछा था कि क्या तुम होश में हो और ये जानते भी हो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन वो तजुर्बेकार डॉक्टर उनकी उस भयानक सूरत और उनके उस भारी गुस्से से जरा भी नहीं डरा था। उसने एक बहुत ही शांत और सुलझे हुए इंसान की तरह अपना चश्मा रुमाल से पोंछते हुए बहुत ही संजीदगी के साथ जवाब दिया था। उसने कहा था कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। उसने आगे कहा कि अगर तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन ना हो तो तुम अपना और अपनी इस बेटी का खून जांच के लिए यहां दे जाओ।
मैं कल ही तुम्हारे पास खून की जांच की वो पक्की रिपोर्ट भिजवा दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे देखने के बाद तुम्हें सब कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा। अपनी पूरी जिंदगी में वो पहला ऐसा मौका था जब नृपेन राय अंदर तक बुरी तरह हिल गए थे और उनके कदम वहीं के वहीं ठिठक कर रह गए थे। उस एक बात ने उन्हें भीतर से इस तरह सिकोड़ कर रख दिया था मानो उनका सारा गुरूर और सारा गुस्सा एक पल में ही हवा हो गया हो। उनके चेहरे की वे तनी हुई नसें अचानक ढीली पड़ गई थीं और कुर्सी के हत्थे पर जकड़ी हुई उनकी मजबूत मुट्ठी भी खुद ब खुद खुल गई थी। उसके बाद वे वहां एक पल के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने डॉक्टर की फीस के वे रुपए उसकी मेज पर किसी खैरात की तरह फेंक दिए थे। फिर उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे एक बहुत ही जोरदार झटका दिया और एक ही लफ्ज कहा था, चल। उस खौफनाक दिन के बाद से उस मासूम गौरी का फिर कभी कोई इलाज नहीं हुआ था। नृपेन राय ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब किसी भी तरह के इलाज से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ दिनों तक उनके मन में एक बहुत ही गहरा पछतावा छाया रहा जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद अपने ही भीतर एक नई और अजीब सी ताकत खोज निकाली। उन्होंने खुद से कहा कि अगर ये सारा पाप उनके ही हाथों हुआ है तो फिर इस गलती को सुधारने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को उठानी पड़ेगी। उन्होंने मन ही मन एक अटल फैसला कर लिया कि वे अपनी बेटी गौरी की सोई हुई चेतना को फिर से जगाएंगे। वे उसके उस अंधेरे और सूने मन के एक एक कोने में अपनी ताकत से रोशनी फैला देंगे। उन्होंने सोचा कि अगर उस बच्ची के भीतर एक आम इंसान जैसी जान और समझ पैदा नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं। वे एक के बाद एक खूंखार और बेरहम हिंसा के झटके देकर उसे एक बिल्कुल ही अलग तरीके से जगाने की कोशिश करेंगे। हिंसा और खौफ की वो ताकत सचमुच बहुत ही ज्यादा भयानक और जानलेवा होती है। जब किसी खूंखार रॉयल बंगाल टाइगर ने बिल्कुल आमने सामने आकर उन पर हमला किया था तो उस पल उन्होंने अपने खून में उस ताकत की एक तेज बिजली कड़कती हुई महसूस की थी। साल के उन घने जंगलों में एक पागल हाथी का शिकार करते वक्त भी उसी भयानक ताकत के खौफ से उनका कलेजा बुरी तरह दहल उठा था। जिंदगी में उन्होंने सिर्फ उसी ताकत और उसी बेरहम हिंसा को ही सबसे करीब से देखा और महसूस किया था। अपनी पूरी जिंदगी में नृपेन राय ने उस खौफनाक ताकत से बड़ी और महान किसी दूसरी चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उनका बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरह गौरी की वो सोई हुई समझ जाग जाए और उसके दिमाग पर छाया हुआ वो मनहूस कोहरा हमेशा के लिए छट जाए। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि एक बार ऐसा हो जाए फिर वे उस घमंडी डॉक्टर को भी उसकी असली हैसियत दिखा देंगे। आज भी शायद यही सारे पुराने ख्याल और भारी उलझनें उनके दिमाग में किसी भंवर की तरह घूम रही थीं। वे अपनी आधी बंद और खुमारी से भरी आंखों से किसी जादू में फंसे हुए इंसान की तरह बस अपनी बेटी गौरी को ही देखे जा रहे थे। उन्होंने अपनी उस खामोशी को तोड़ते हुए बहुत ही धीमे से पूछा कि आज उन दोनों चीना बत्तखों ने तुझे बहुत ज्यादा छकाया है ना? गौरी ने अपनी उसी बेजान और सुन सी आवाज में बहुत आहिस्ता से जवाब दिया कि हाँ बाबा, आज मुझे बहुत दौड़ना पड़ा था। नृपेन राय ने उसे टटोलते हुए एक और सवाल किया और पूछा कि क्या तुझे मेरे साथ इस तरह जंगलों में शिकार खेलने जाना अच्छा नहीं लगता है? गौरी ने बिना कोई भाव दिखाए बस इतना ही कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा। उन्होंने फिर पूछा कि क्या उन कंटीली झाड़ियों में तुझे कोई तकलीफ या दर्द नहीं होता है? गौरी ने बहुत ही ठंडे लहजे में जवाब दिया कि मुझे दर्द भी होता है। इतना कहने के बाद गौरी ने खिड़की के बाहर खड़े उस पुराने आम के पेड़ की तरफ अपनी खाली नजरें टिका दीं। उसने बहुत ही मासूमियत से कहा कि जंगल में बहुत सारे नुकीले कांटे चुभते हैं और वहां की तेज धूप बहुत ज्यादा जलाती है। गौरी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इतनी भारी तकलीफ की वजह से मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता है। गौरी की ये भोली बात सुनकर नृपेन राय ने अपनी अधखुली आंखों को पूरी तरह से खोल लिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह और चमक आ गई थी। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा कि अगर कोई इंसान इतनी सी तकलीफ भी न उठा सके तो भला वो एक सच्चा शिकारी कैसे बन सकता है? उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि कोई भी शिकार इतनी आसानी से तुम्हारे फंदे में नहीं फंसता है। इसके लिए जंगलों की खाक छाननी पड़ती है और बेहिसाब धूप और कांटों का दर्द सहना पड़ता है। उन्होंने एक नशीली मुस्कान के साथ कहा कि एक बार अगर तुझे इस शिकार का गहरा नशा चढ़ गया तो फिर तू इस दुनिया की बाकी सारी चीजें हमेशा के लिए भूल जाएगी। अपने पिता की वो खौफनाक बात सुनकर गौरी की उन बेजान आंखों में
किसी घायल जानवर जैसी एक गहरी पीड़ा उभर आई। उसने बहुत ही सहमे हुए लहजे में पूछा कि लेकिन बाबा, इन बेजुबान परिंदों को मारकर आखिर क्या मिलता है? वो बहुत ही मासूमियत से बोली कि ये परिंदे दिखने में कितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं और इनकी बोली कितनी मीठी होती है। गौरी के मुंह से ये बात निकलते ही नृपेन राय को ऐसा लगा मानो किसी ने उनके सीने में कोई नुकीला भाला घोंप दिया हो। वे किसी भयानक अनहोनी की आहट पाकर बुरी तरह चौंक पड़े। उन्हें यह देखकर गहरा धक्का लगा था कि गौरी आज बिल्कुल ही उल्टी और अलग तरह की बातें कर रही थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ कहेगी और उसे इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थीं। वे फौरन झटके से अपने उस मखमली काउच पर सीधे होकर बैठ गए। अपनी बढ़ती हुई झुंझलाहट और बेचैनी में उन्होंने अपने उन भारी जूतों वाले पैरों को बहुत जोर से फर्श पर पटका, जिससे एक भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वे खुद अपने आप से ही बातें करते हुए गौरी के उन लफ्जों को बहुत ही तीखे अंदाज में दोहराने लगे। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा कि वे परिंदे दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं ना, और उनकी बोली भी बहुत ज्यादा मीठी होती है। अपने पिता का ये भयानक और बदला हुआ रूप देखकर गौरी बुरी तरह से दहल गई। उसके उस कमजोर और धुंधले मन के पर्दे पर किसी खौफजदा जानवर की तरह एक जानलेवा खौफ छाने लगा था। उसने अपनी एक गहरी और दबी हुई घबराहट के बीच कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ बाबा। ये सुनते ही नृपेन राय ने बहुत ही भद्दे और डरावने तरीके से मुंह चढ़ाते हुए उसकी नकल उतारी और कहा कि हाँ बाबा। उस पल उनके भीतर का वो खूंखार जानवर इस कदर जाग उठा था कि उनका दिल कर रहा था कि वे अपने फौलादी पंजे जैसी भारी मुट्ठी से उस लड़की के सिर पर एक जोरदार प्रहार कर दें। उन्होंने अपनी उसी बिगड़ी हुई और खौफनाक आवाज में उसकी तरफ एक बहुत ही कड़वा और चुपता हुआ सवाल उछाल दिया। उन्होंने पूछा कि और उन परिंदों को खाने में कैसा लगता है? उन्होंने अपनी बात को एक कोढ़े की तरह हवा में लहराते हुए पूछा कि उनका वो नरम और मुलायम गोश्त खाने में तुझे कैसा लगता है? उनका वो तीखा और कड़वा सवाल किसी चाबुक की मार की तरह हवा को चीरता हुआ गौरी के कानों से टकराया। खौफ के मारे गौरी की जबान पूरी तरह से तालू से चिपक गई और वो कुछ देर तक बिल्कुल सुन और खामोश खड़ी रही। नृपेन राय ने अपने इन भारी जूतों से फर्श पर इस तरह जोर से प्रहार किया मानो वे अपने पैरों तले किसी चीज को बुरी तरह कुचलकर हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हो। उन्होंने फिर उसी भयानक लहजे में पूछा कि क्या हुआ, तो बोलती क्यों नहीं है? गौरी ने बहुत ही दबी हुई और कांपती हुई आवाज में जवाब दिया कि बाबा, मुझे वे परिंदे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। नृपेन राय की आंखों में किसी को अपने वश में कर लेने वाली एक बहुत ही तेज और खौफनाक चमक उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी उसी तेज आवाज में कहा कि जो चीज खाने में इतनी अच्छी लगती हो उसे मारने में भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने फिर हुक्म दिया कि अब जा और उन परिंदों के सारे पंख नोचकर उन्हें खाने के लिए अच्छी तरह काट पीट कर तैयार कर दे। यह खौफनाक हुक्म सुनकर गौरी किसी गहरे सदमे और हैरानी में डूब गई। उसने डरते हुए पूछा कि क्या ये सब मैं करूंगी बाबा? मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं किया है। उसने बहुत ही मासूमियत से कहा कि यह सारे काम तो हमेशा वृंदावन ही किया करता है। नृपेन राय का पूरा चेहरा जैसे गौरी की नजरों से ओझल हो गया था और अब उसे बस उनकी वे दो दहकती हुई और आग उगलती हुई आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि नहीं, आज के बाद से वृंदावन ये सब काम बिल्कुल नहीं करेगा और अब से ये सब तुझे ही करना पड़ेगा। उन्होंने फिर उसी भारी और डरावनी आवाज में कहा कि आगे से ये परिंदे तू ही काटेगी, अब फौरन जा यहां से। गौरी किसी चाबी भरे खिलौने की तरह अपनी जगह से उठी। उसे अपनी पीठ पर अपने पिता की उन तेज और चुपती हुई नजरों की भयानक तपिश बहुत अच्छी तरह महसूस हो रही थी। वह किसी डरे हुए और खदेड़े गए जानवर की तरह उन मरे हुए परिंदों को अपने हाथों में उठाकर वहां से बदहवास भाग खड़ी हुई। सूरज ढलने को था और उसकी वह आखिरी लाल किरण बगीचे में फैल चुकी थी। उसी हल्की धूप में नृपेन राय बहुत ही बेफिक्री से अपने उस बगीचे में टहल रहे थे। उनकी नज़र अचानक एक बड़े से पहाड़ी पतंगे पर पड़ी, जो सूरज के डूबने से पहले ही न जाने कहां से वहां उड़कर आ गया था। वे बहुत ही अजीब सी खुशी और दिलचस्पी के साथ उस पतंगे की हरकतें देख रहे थे। वह पतंगा काफी बड़े आकार का था और उसके पंख करीब 5-5 इंच के थे। उन पंखों पर हल्के नीले रंग के साथ बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद धारियां भी बनी हुई थीं। वह पतंगा बार बार उड़कर उस केतकी की झाड़ी के पत्तों पर बैठने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन जैसे ही वह बैठना चाहता, उस केतकी के तेज और नुकीले कांटे उसके जिस्म में चुभ जाते और वह दर्द से घबराकर फौरन वहां से उड़ जाता था। नृपेन राय मन ही मन सोच रहे थे कि इस पतंगे के पंख कितने खूबसूरत हैं और उनका रंग भी कितना ज्यादा प्यारा है। लेकिन वे मुस्कुराए और उन्होंने खुद से कहा कि ये बेवकूफ़ शायद ये नहीं जानता कि इन कांटों भरी केतकी की झाड़ियों में ऐसे खूबसूरत और नाजुक पंखों वाले जीवों के लिए बैठने की कोई भी जगह नहीं है। तभी उनके भीतर किसी राक्षस जैसी एक अजीब सी खुशी जाग उठी और उन्होंने अपने फौलादी पंजे से उस उड़ते हुए पतंगे को बीच हवा में ही दबोच लिया। उस पतंगे को उनकी उस खौफनाक और भारी मुट्ठी में कैद होते देर नहीं लगी और अगले ही पल वो बुरी तरह कुचला जा चुका था। जब उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली तो उस पतंगे का कोई वजूद नहीं बचा था। बस उनकी हथेली पर पराग जैसा ढेर सारा सफ़ेद चूर्ण लिपटा हुआ रह गया था। उन्होंने किसी फूल की नाजुक पंखुड़ियों को नोचने की तरह उस पतंगे के खूबसूरत पंखों को अपने नाखूनों से छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना शुरू कर दिया। उन पंखों की सफ़ेदी बिल्कुल सुबह के आसमान में नीले रंग के सीने पर पड़ने वाली सूरज की पहली किरण जैसी लग रही थी। उन्हें इस तरह से उन नर्म पंखों को नोचने और बर्बाद करने में एक अजीब सा मजा आ रहा था। वे पंख सचमुच बहुत ही ज्यादा नाजुक और रुई की तरह मुलायम थे, लेकिन वे जानते थे कि उस कांटेदार केतकी की झाड़ी का एक भी पत्ता इस तरह से कभी नहीं नोचा जा सकता। अगर कोई उसे इस तरह नोचने की भूल कर बैठे तो उसके हाथों की चमड़ी बुरी तरह से छिल जाएगी और खून की तेज धार बह निकलेगी। अपने उस बगीचे में बेपरवाही से टहलते हुए अचानक वे एक जगह जाकर ठिठक गए। उस जगह को देखते ही उनका वो सख्त और खौफनाक चेहरा एक अजीब सी खुशी की चमक से पूरी तरह जगमगा उठा था। उन्होंने मन ही मन खुशी से चीखते हुए कहा कि आखिर इतने लंबे अरसे के बाद आज इस पौधे पर फूल खिल ही गया। ये वो खास कैक्टस था जिसे राजपूताना के रेतीले और सूखे रेगिस्तानों से बड़ी ही मेहनत से यहां लाया गया था। उस पौधे पर केतकी के कांटों से भी कहीं ज्यादा बड़े और बेहद नुकीले कांटे उगे हुए थे, लेकिन इस पौधे की वो भयानक और डरावनी शक्ल ही उसकी इकलौती पहचान नहीं थी। कहते हैं कि रेगिस्तान में इन कैक्टस के पौधों के आसपास एक खास तरह के छोटे और रेतीले सांप छिपकर रहते हैं। वे सांप जितने ज्यादा तेज और फुर्तीले होते हैं, उनका जानलेवा जहर भी उतना ही अचूक होता है। आज इस जहरीली नागिन जैसी कंटीली झाड़ी पर जवानी का एक नया निखार आ गया था और उसके बदन पर एक फूल खिल उठा था। वो सिर्फ एक इकलौता फूल था जिसकी शक्ल किसी बीज के आकार वाले अनानास जैसी लग रही थी। उस फूल का रंग हल्का पीलापन लिए हुए था और उस पर लाल रंग के बहुत ही खूबसूरत और बारीक धब्बे उभरे हुए थे। नृपेन राय के भीतर एक अजीब सी उत्सुकता जागी और जैसे ही उन्होंने उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वे बुरी तरह चौंक कर पीछे हट गए। उस पौधे के एक तेज और नुकीले कांटे ने उनके हाथ पर बहुत ही गहरा वार किया था और वहां एक भयानक जलन पैदा हो गई थी। उन्होंने अपनी बीच वाली उंगली की तरफ देखा, जहां उस गहरे घाव से खून की एक लाल बूंद छलक कर जम गई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितनी ही बार अपना खून बहते हुए देखा था, पर आज उन्हें खून की वो एक बूंद बहुत ही ज्यादा अजीब और हैरान करने वाली लग रही थी। उस खून का वो लाल रंग आज बहुत ही ज्यादा साफ और एकदम निर्मल नजर आ रहा था। नृपेन राय अपनी भवें सिकोड़कर बहुत ही गहरी सोच में डूब गए और उस खून की बूंद को बस घूरे जा रहे थे। उनके दिमाग में ये बात गूंज रही थी कि क्या सचमुच उनके इस खून में कोई बहुत ही जानलेवा जहर घुला हुआ है। वे सोच रहे थे कि क्या ये वही जहर है जो उनके अपने किए हुए उस भयानक पाप की वजह से पैदा हुआ था। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद से कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तभी अचानक उनके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें पड़ी और वे फौरन सतर्क होकर सीधे खड़े हो गए। वो किसी गाने की बहुत ही मीठी और सुरीली धुन थी। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि वो गीत उनकी अपनी बेटी गौरी ही गा रही थी। अपनी उंगली में कैक्टस के उस जहरीले कांटे की तेज जलन लिए नृपेन राय बहुत ही बेचैन और तेज कदमों से वापस अपने कमरे की तरफ लौट पड़े। गौरी बाहर वाले कमरे में एक खिड़की के पास बैठी हुई बहुत ही गहरी सोच में डूबकर उस पुराने आम के पेड़ को निहार रही थी। उसकी गोद में गंधराज के 2 ताजे खिले हुए फूल बड़े आराम से रखे हुए थे। वो बहुत ही मगन होकर अपने ही ख्यालों में किसी मीठे गीत की धुन गुनगुना रही थी।
तभी अचानक नृपेन राय की बहुत ही तेज और चुभती हुई आवाज उस कमरे में गूंजी। उन्होंने कड़कते हुए लहजे में गौरी को पुकारा। अपने पिता की वो भारी आवाज सुनते ही गौरी किसी बिजली की फुर्ती के साथ फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके अचानक उठने की वजह से उसकी गोद में रखे वे दोनों नाजुक फूल छिटक कर नीचे जमीन पर गिर पड़े। नृपेन राय ने बहुत ही सख्त नजरों से उसे देखते हुए पूछा कि तू खिड़की के बाहर इतनी बेताबी से क्या देख रही थी? गौरी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और बच्चों जैसी मासूमियत छा गई। उसने बहुत ही चहकते हुए जवाब दिया कि बाबा, वहां सामने पेड़ पर फागता परिंदों का एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा बैठा हुआ है। उसने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे दोनों कितनी मीठी आवाज में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। उस पल गौरी की आवाज में एक बहुत ही गहरी खुशी और अनजानी सी कशिश तैर रही थी। लेकिन सच तो ये था कि उसकी उस खुशी में किसी आम और समझदार इंसान जैसी कोई गहरी सोच या समझदारी बिल्कुल नहीं थी। उसकी वो मासूमियत किसी बेज़बान जानवर की कुदरती खुशी जैसी ही थी। वो बिल्कुल उस हिरन की तरह थी जो नदी के साफ और नीले पानी में अपना ही अक्स देखकर किसी अनजानी और बेमतलब खुशी में झूमने लगता है। ये सुनते ही नृपेन राय की आंखों में किसी खूंखार शिकारी जैसी एक तेज और खौफनाक चमक उठ खड़ी हुई। उन्होंने फौरन पूछा कि कहाँ बैठे हैं वे दोनों? गौरी ने बड़ी ही नादानी के साथ अपनी उंगली से उस तरफ इशारा करते हुए उन्हें वे परिंदे दिखा दिए। उसने कहा कि देखिए, वे दोनों किस तरह एक दूसरे के जिस्म से लगकर प्यार से बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही वे बहुत मीठी आवाज में गा रहे थे। नृपेन राय के मुंह से बस एक ही सर्द लफ्ज निकला, ओह। वे फौरन वहां से मुड़े और दीवार के कोने से टिकाकर रखी हुई अपनी वो भारी बंदूक उठा लाए। वो बंदूक पूरी तरह से गोलियों से भरी हुई थी, क्योंकि वे कभी भी अपने कमरे में कोई खाली बंदूक रखना पसंद ही नहीं करते थे। उन्होंने वो खौफनाक हथियार लाकर सीधा गौरी के नाजुक हाथों में थमा दिया और कड़क कर हुक्म दिया कि चला गोली। ये भयानक हुक्म सुनते ही गौरी की उन मासूम आंखों में मौत का ऐसा खौफ छा गया मानो किसी डरी हुई हिरनी ने अपने सामने साक्षात किसी खूनखार बाघ को देख लिया हो। उसने कांपते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में बस बाबा कहा। नृपेन राय की आवाज किसी सख्त पत्थर की तरह बेजान और बेरहम हो चुकी थी। उन्होंने दांत पीसते हुए फिर से वही खौफनाक हुक्म दोहराया और कहा कि गोली चला। उनकी नजरों में किसी को भी अपने वश में कर लेने वाला एक बहुत ही गहरा और भयानक जादू सुलग उठा था। गौरी को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पिता का पूरा चेहरा उसकी नजरों के सामने से बिल्कुल गायब हो गया हो। उसे लग रहा था कि अब वहां बस उनकी वो दो दहकती हुई और आग उगलती हुई आंखें ही बाकी रह गई हैं। उसे लग रहा था मानो वे दोनों सुलगती हुई आंखें किसी तेज रफ्तार रेलगाड़ी की खौफनाक हेडलाइट की तरह बड़ी होती जा रही थीं, और वे दोनों डरावनी रोशनी बिल्कुल सीधी उसी की तरफ बढ़ती चली आ रही थीं। गौरी ने अपने पसीने से भीगे हुए और कांपते हाथों से उस ठंडी और भारी बंदूक को किसी तरह मजबूती से पकड़ लिया। उसने धीरे धीरे उस बंदूक की नली को ऊपर उठाया और अपने पिता के हुक्म के मुताबिक अपना निशाना बिल्कुल पक्का कर लिया। अगले ही पल कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही भयानक और जोरदार आवाज गूंजी। उस जोरदार धमाके के साथ ही वे दोनों बेकसूर परिंदे रुई के दो गोलों की तरह हवा में तड़पते हुए सीधे नीचे जमीन पर आ गिरे। ये खौफनाक और बेरहम नज़ारा देखते ही नृपेन राय किसी पागल शैतान की तरह एक बहुत ही भयानक और जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनकी उस भारी और डरावनी हंसी से उस पूरे कमरे की दीवारें तक कांप उठी थीं। उन्होंने खुशी से झूमते हुए कहा कि वाह, तेरा निशाना तो सचमुच बहुत कमाल का है। उन्होंने अट्टहास करते हुए कहा कि आज तूने पहली बार बंदूक थामकर यह साबित कर दिया है कि तू पैदाइशी एक बहुत ही उम्दा और बेमिसाल शिकारी है। लेकिन गौरी इस खौफनाक तारीफ को सुनने के लिए एक पल भी वहां नहीं रुकी। वो अपने कांपते हुए हाथों से अपना पूरा चेहरा छिपाकर फौरन वहां से रोती हुई भाग खड़ी हुई। गौरी को इस तरह वहां से भागते देखकर नृपेन राय की वो खौफनाक हंसी अचानक उसी पल हवा हो गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उनके चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार और करारा मुक्का जड़ दिया हो। उन्होंने मन ही मन एक गहरी हार महसूस करते हुए खुद से कहा कि नहीं, अभी तक मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। वे खामोशी से सोचने लगे कि उस लड़की के दिमाग से ये कोहरा मिटाने में अभी न जाने और कितना लंबा वक्त लगेगा। वे अपनी उसी भयानक उलझन
और गुस्से में जमीन पर पड़े उन खूबसूरत गंधराज के फूलों को अपने भारी जूतों से बहुत ही बेरहमी के साथ बुरी तरह कुचलने लगे। वे मन ही मन एक बहुत ही सख्त और अटल फैसला कर रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे इस पूरे बगीचे में फूलों का एक भी पौधा बाकी नहीं छोड़ेंगे। कल सुबह होते ही वे इन सारे फूलों वाले पौधों को जड़ से उखड़वाकर हमेशा के लिए मिटा देंगे। वे सोच रहे थे कि इन नाजुक पौधों की जगह वे यहां बहुत सारे और भी नए कैक्टस के पौधे लगा देंगे। वे ऐसे पौधे चुनेंगे जो पहले वाले कांटों से भी कहीं ज्यादा बेरहम और बहुत ही ज्यादा नुकीले और खौफनाक हों। करीब 10 दिनों के बाद उनके घर में 2 बहुत बड़े बड़े लकड़ी के बक्से लाए गए। उन भारी बक्सों के साथ ही वहां लोहे के मजबूत तारों से बुना हुआ एक बहुत बड़ा पिंजरा भी लाया गया था। उस बड़े पिंजरे के बिल्कुल बीचों बीच उसी मजबूत तार की जाली लगाकर एक और दीवार बनाई गई थी। ये पिंजरा ऐसा था जिसमें 2 खूंखार जानवरों को बिल्कुल आसपास लेकिन एक दूसरे से अलग रखा जा सकता था। उस बड़े से पिंजरे को देखकर गौरी की आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने पूछा कि बाबा, इस पिंजरे में क्या रखा जाएगा? नृपेंद्र राय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बहुत ही मजेदार होने वाला है। उनकी उस मुस्कान में वही खौफनाक खुशी थी जो उस दिन अपनी हथेली में उस खूबसूरत पतंगे को कुचलते वक्त उनके चेहरे पर दिखाई दी थी। उस मजे का असली मतलब तब जाकर साफ हुआ जब उन्होंने उन बक्सों में से पहले बक्से का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खुलते ही पिंजरे के इस तरफ वाले हिस्से में एक छलांग लगाकर एक भीच के आकार वाला खूंखार तेंदुआ अंदर दाखिल हो गया। वो तेंदुआ किसी पालतू जानवर की तरह शांत नहीं था, बल्कि वो एक पूरी तरह से जंगली और उग्र जानवर था। तेंदुए को देखते ही गौरी खुशी से झूम उठी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने ताली बजाते हुए कहा कि वाह बाबा, ये बाघ तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। क्या ये सचमुच हमारा ही है? नृपेंद्र राय ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल हमारा ही है। गौरी ने अपनी उस बेमतलब खुशी में मगन होते हुए पूछा कि तो फिर बाबा, उस दूसरे बक्से में क्या है? जब दूसरे बक्से का ढक्कन खुला और उसमें से जो खौफनाक चीज बाहर निकली, उसे देखकर गौरी के गले से डर के मारे घुटी हुई सी चीख निकल गई। जैसे ही पिंजरे का वो दरवाजा बंद हुआ, वो खौफनाक जीव किसी बिजली की फुर्ती के साथ पलटकर खड़ा हो गया। उसने हवा को चीरते हुए सीटी जैसी एक बहुत ही तेज और डरावनी फुफकार छोड़ी। वो अचानक करीब 4 फीट ऊपर तक हवा में उठ खड़ा हुआ और उसने अपना वो विशाल फन फैलाकर पिंजरे के उस लोहे के दरवाजे पर पूरी ताकत से एक बहुत जोरदार डंक मारा। वो करीब 8 फुट लंबा एक बहुत ही खौफनाक और जहरीला नागराज यानी किंग कोबरा था। उसके उस चमकदार, चिकने और रंग बिरंगे जिस्म को देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप सकती थी। उस भयानक सांप को देखकर गौरी डर के मारे पीछे हटने लगी थी, लेकिन तभी नृपेंद्र राय ने उसका हाथ बहुत ही बुरी तरह से जकड़ लिया। उन्होंने उसका हाथ इतनी जोर से मरोड़ा था कि गौरी को अपने हाथ की हड्डियां चरमराती हुई महसूस होने लगी थीं। उन्होंने डांटते हुए कहा कि भाग क्यों रही है, यहीं खड़ी रह, क्योंकि असली मजा तो अब शुरू होगा। उन भारी बक्सों को उठाकर लाने वाले मजदूर डर के मारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे और खिसक कर वहां से भाग खड़े हुए। बस वो बूढ़ा नौकर वृंदावन ही उस पुराने आम के पेड़ की ठंडी छांव में बैठा बड़े आराम से ऊँग रहा था, क्योंकि उसे ना तो ठीक से दिखाई देता था और ना ही कुछ सुनाई पड़ता था। गौरी वहीं की वहीं बदहवास सी खड़ी रह गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पिंजरे में दाखिल होने के बाद वो तेंदुआ अभी अपनी थकान मिटाने के लिए बैठा ही था और अपने आगे वाले पंजे को मजे से चाट रहा था, लेकिन उस नागराज की खौफनाक फुफकार सुनते ही वो किसी बिजली की तरह झटके से उठ खड़ा हुआ। उसका वो खूनखार और जानलेवा दुश्मन अब ठीक उसके पास ही मौजूद था और उन दोनों के बीच बस लोहे की उस पतली सी जाली की 1 इंच की दीवार थी। नागराज अपने उस लंबे जिस्म को समेटकर और हवा में लहराकर उस जाली के उस पार से लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा था। दिन के उस उजाले में भी उस नागराज की आंखें सुलगती हुई सिगरेट के 2 लाल टुकड़ों की तरह खौफनाक तरीके से चमक रही थीं। वो तेंदुआ खिसकते खिसकते बिल्कुल पिंजरे के इस किनारे पर आकर सिकुड़ गया था। किसी बहुत बड़े और खूनखार बिल्ले की तरह उस तेंदुए के जिस्म के सारे रोएं भी डर के मारे खड़े हो गए थे। उसने एक जंगली मुस्कान के साथ अपने पैने दांत बाहर निकाले और एक बहुत ही दबी हुई से गुर्राहट भरी, लेकिन उसकी उस गुर्राहट में कोई बहादुरी या हिम्मत नहीं झलक रही थी।
बल्कि उसकी आंखों में एक बहुत ही गहरा और जानलेवा खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उस नागराज ने अपनी लंबी और लचीली रीढ़ को किसी खिंचे हुए धनुष की तरह मोड़ लिया और अपना वो खौफनाक और विशाल फन पूरी तरह से फैला लिया। उसने फिर से हवा को चीरते हुए सीटी जैसी एक बहुत ही तेज फुफकार छोड़ी। इस बार उसने और भी ज्यादा ताकत और गुस्से के साथ बीच वाली उस जालीदार दीवार पर एक भयानक डंक मारा। उस जोरदार प्रहार से वो पूरा लोहे का पिंजरा बुरी तरह से झंझना उठा। उस खौफनाक हमले से घबराकर उस तेंदुए ने बचने के लिए अपना एक पंजा उठाया और बहुत ही दबी हुई आवाज में गुर्राया। नृपेन राय ने अपनी बेटी गौरी के चेहरे की तरफ एक बहुत ही पैनी नजर डाली। उन्हें ये देखकर एक गहरी और खौफनाक तसल्ली हुई कि उस जानलेवा नज़ारे को देखकर गौरी की आंखों में सचमुच जान लौट आई थी और उसके चेहरे पर एक नई चमक उभर रही थी। उस खौफनाक खेल को देखने की गहरी उत्सुकता ने उसकी आंखों को पूरी तरह से रोशन कर दिया था। एक बहुत ही अजीब और खौफनाक उम्मीद के रोमांच से उसका पूरा बदन सिहर उठा था। वो नागराज अब अपना विशाल फन पूरी तरह तानकर अपनी जगह पर तन कर खड़ा हो गया था। वो किसी को मौत की खुली चुनौती देने वाले अंदाज में अपने उस डरावने फन को दाएं और बाएं लहरा रहा था। उसकी उन सुलगती हुई आंखों में अब नीले रंग की एक बहुत ही जहरीली और कातिल चमक उतर आई थी। वो खूंखार तेंदुआ एक बार फिर तड़प कर उठा और उसने कुछ देर तक बिना पलक झपकाए उस नागराज की आंखों में देखा। फिर जैसे अपनी जान पर खेलकर उसने पूरी ताकत से बीच वाली उस जालीदार दीवार पर छलांग लगा दी। इस भयानक और अचानक हुए हमले को देखकर अब उस नागराज के पीछे हटने की बारी थी, लेकिन उसके पीछे हटने में किसी भी तरह के खौफ या डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि ये सिर्फ खुद को बचाने का एक पैतरा था। अगले ही पल उसने अपने पूरे जिस्म को फिर से समेटा और पिंजरे की दीवार को फाड़ देने की ताकत के साथ एक और जोरदार डंक मारा। उस खौफनाक पलटवार को देखकर तेंदुआ किसी बिजली की तरह उछला और पिंजरे के एक महफूज कोने में जाकर दुबक गया। उसने रोने जैसी एक बहुत ही दबी हुई और बेबस आवाज में गुराना शुरू कर दिया। ये भयानक नजारा देखकर गौरी खुशी से नाच उठी और उसने जोर से ताली बजाकर ठहाका लगाया। उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा कि वाह बाबा, ये सब तो सचमुच बहुत ही ज्यादा मजेदार है। उस पूरे दिन उस पिंजरे के भीतर नसों को फाड़ देने वाला वो जानलेवा और खौफनाक खेल लगातार चलता रहा। जब शाम घिरने लगी तो वो तेंदुआ पूरी तरह से पस्त और बेहाल होकर पिंजरे के बीचों बीच निढाल होकर गिर पड़ा, लेकिन गौरी किसी भी कीमत पर उसे आराम करने या सांस लेने की कोई मोहलत नहीं देना चाहती थी। वो बाहर से एक छोटी सी लकड़ी डालकर उस बेहाल तेंदुए को बार बार कुरेदने और कौंचने लगी। अपनी जान बचाने की उस आखिरी और बेबस छटपटाहट में वो बेबस तेंदुआ दर्द से रोते हुए पिंजरे में इधर से उधर छलांगे लगा रहा था। उस पूरे दिन गौरी को पिंजरे के सामने से 1 इंच भी नहीं हिलाया जा सका। वो एक खूंखार और वहशी खुशी में डूबकर बार बार चीख रही थी कि ये सब कितना मजेदार है। जब रात बहुत गहरी हो गई और पिंजरे के दोनों जानवर भी थक कर सो गए, तब जाकर वृंदावन उसे वहां से खींच कर ले गया। रात के करीब 2 बज रहे होंगे जब गौरी अचानक अपने बिस्तर से उठ बैठी। उसके खून में एक अजीब सी बेचैनी और पागलपन दौड़ रहा था। वो अपने बिस्तर से उतरी और सामने मेज पर रखी नृपेन राय की वो शिकारी टॉर्च उठा ली। पास वाले कमरे से उसके पिता के खर्राटों की भारी आवाज आ रही थी। वो दबे पांव चलकर बाहर बरामदे में आ पहुंची। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि वो नागराज कुंडली मारकर बैठा हुआ था और तेंदुआ पिंजरे के एक कोने में मुंह के बल औंधा पड़ा हुआ था। उसने अपनी बेताबी में पिंजरे की जाली पर कुछ थपकियां दी तो वो नागराज फूंफकार कर थोड़ा सा हिल डुल गया, लेकिन उस तेंदुए की तरफ से कोई भी हरकत नहीं हुई। गौरी ने फौरन वो छोटी सी लकड़ी उठाई और उस तेंदुए को कोंचना शुरू कर दिया, लेकिन वो न तो अपनी जगह से हिला और न ही किसी दर्द से तड़पकर गुर्राया। टॉर्च की उस तेज रोशनी में यह साफ समझ आ रहा था कि एक बेहिसाब खौफ से लड़ते लड़ते उसकी नसें पूरी तरह पस्त हो चुकी थीं और वो दम तोड़ चुका था। लेकिन वो जहरीला नागराज अब अपनी पूंछ के बल पर फिर से खड़ा हो गया था। वो अपनी रीढ़ पर पूरा वजन डालकर तन गया था, क्योंकि उसे अब लड़ने के लिए अपना दुश्मन चाहिए था। उसने जालीदार दीवार पर फिर से एक बहुत ही खौफनाक डंक मारा, पर उसका वो दुश्मन अब जरा भी नहीं हिला, और सच तो ये था कि अब वो कभी हिलने वाला भी नहीं था। अपनी इस भारी मायूसी और झल्लाहट में
गौरी कुछ देर तक बिल्कुल खामोश वहीं खड़ी रही। उससे ये सन्नाटा और खेल का खत्म हो जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके भीतर के उस जानवर को एक बहुत ही पुरानी और वहशी खुशी ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। अब उसे अपना ये खूनी खेल जारी रखने के लिए कोई नया रास्ता और कोई नया शिकार चाहिए था। उसे बस खौफ का वो नशा चाहिए था, फिर चाहे वो किसी भी तरह या किसी भी कीमत पर क्यों ना मिले। कुछ पलों तक बिल्कुल बुत बनकर खड़े रहने के बाद गौरी ने उस लोहे के पिंजरे को पूरी ताकत से एक धक्का मारा। पिंजरा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं खिसका, तो उसने और भी ज्यादा जोर लगाकर एक दूसरा भारी धक्का दिया। इस बार पिंजरे में लगे लकड़ी के वे पहिए चरमराते हुए कुछ कदम आगे बढ़ गए। अब बस थोड़ा सा और धकेलने पर ही नृपेन राय के कमरे का खुला हुआ दरवाजा आ जाएगा। देर रात तक बेहिसाब शराब पीने की वजह से नृपेन राय अपने कमरे में फर्श पर ही औंधे मुंह घिरे पड़े। देर रात तक बेहिसाब शराब पीने की वजह से नृपेन राय अपने कमरे में फर्श पर ही औंधे मुंह गिरे पड़े थे। नशे में धुत होने के कारण उन्हें अपना दरवाजा अंदर से बंद करने का होश ही नहीं रहा था। उस नागराज की खौफनाक फुफकार सुनकर नृपेन राय के रोंगटे खड़े हो गए और वे लड़खड़ाते हुए उठ खड़े हुए। उनका पूरा जिस्म अभी भी शराब के नशे में झूल रहा था और आंखों के सामने एक भारी धुंधलका छाया हुआ था। उन्होंने देखा कि करीब 8 फुट लंबी वो जंगली मौत बिल्कुल उनके चेहरे की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। वो नागराज अपने फन को दाएं बाएं लहरा रहा था और उसकी आंखों में नीले रंग की एक जानलेवा चमक सुलग रही थी। अपनी जान बचाने की खातिर नृपेन राय ने एक लंबी छलांग लगाई और झटके से दरवाजे की तरफ खिसक गए। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि गौरी ने बाहर से दरवाजे की सांकर पूरी तरह बंद कर दी थी। मौत को इतने करीब देखकर नृपेन राय का कलेजा कांप उठा और उन्होंने एक बेहद दर्द भरी आवाज में गौरी को पुकारा। लेकिन बाहर से गौरी का कोई जवाब नहीं आया, बल्कि एक खौफनाक और वहशी हंसी उनके कानों से टकराई। गौरी दरवाजे में लगे शीशे के पार से उस जानलेवा तमाशे को मजे से देख रही थी। उसके लिए यह मौत का तमाशा एक बिल्कुल नया खेल था, जिसने उसे एक नया नशा दे दिया था। उसी पल उस नागराज ने हवा को चीरते हुए पूरी ताकत के साथ उन पर अपना भयानक डंक मार दिया। नृपेन राय के पास इतना वक्त नहीं बचा था कि वे दराज खोलकर अपनी रिवॉल्वर निकाल सकें। अपनी जान बचाने की उस आखिरी कोशिश में उन्होंने अपने हाथों से उस सांप को दबोचना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहे। अपनी कलाई पर उस डंक की एक बहुत ही तेज जलन महसूस करते हुए उन्होंने शीशे वाली खिड़की की तरफ देखा। वहां गौरी खुशी से तालियां बजाते हुए जोर जोर से हंस रही थी। नृपेन राय का मकसद पूरा हो चुका था, क्योंकि आज सचमुच उस लड़की के भीतर जान लौट आई थी। लेकिन उस खोखार नागराज की तरह ही उस लड़की की उन जंगली आंखों में भी एक बेहद पुरानी और बेरहम हिंसा की नीली रोशनी पूरी तरह से छा गई थी। समाप्त।